Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम हिस्ट्री के मुतालिक पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हमने लास्ट सेशन तक के चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया और चैप्टर नंबर 7 के बाद का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 वो हमारा पेंडिंग था। तो अब हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, जिसका नाम है कंपनी इक़्तिदार के इक़्तिसादी असरात। कंपनी इक़्तिदार के इक़्तिसादी असरात, गुजराती में उसे कहेंगे कंपनी सत्ताना आर्थिक असरों। अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमने लास्ट सेशन तक के लास्ट चैप्टर तक के देखा कि अंग्रेज़ भारत में तिजारत के गर्ज़े से आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर, अपनी हुकूमत यहाँ पे कायम की। उसके बाद थोड़ा वक्त गुजरने के बाद, सालों बाद, यहाँ पर यूरोप में बेदार नौ मतलब नई नई इस्लाहत हुई, जिसमें से एक पॉइंट है औद्योगिक क्रांति। मतलब जो नए नए मशीनों की ईजाद हुई, उससे इंग्लैंड इन नए मशीनों का इस्तेमाल करता था, इंसानों की जगह मशीनों ने ले लिया था। तो पूरा ऑपोजिट जो भारत का निज़ाम था वो पूरा ऑपोजिट हो चुका था। अब इंग्लैंड भारत में से कच्चा माल सस्ते दामों में ख़रीदती और इंग्लैंड में वहाँ पर वो ज़्यादा दामों में बेचकर नफ़ा कमाने लगी थी। रिवायती इक़्तिदारी निज़ाम जो था, जो हमारे भारत में चलता आ रहा था, जो भारत में बंगाल बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, धीरे धीरे बंगाल कंगाल की कतार पे आ चुका था, मतलब कंगाल होने लगा था, सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों के अलग अलग निज़ामती पॉलिसियों की वजह से। उसके बाद दस्तकारी सनतों का भी खात्मा हो गया। भारत में ज़्यादातर दस्तकारी, दस्त यानी हस्तकला, हाथों से जो कला थी वो भारत में ज़्यादा मशहूर थी। उसी के ज़रिए भारत का जो कारोबार ज़्यादातर उसी पर डिपेंड था। जैसे आपको पता होगा भारत का मलमल का कपड़ा, ये सारी चीज़ें, अदर्स चीज़ें भी थी जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी। धीरे धीरे अंग्रेज़ों की वजह से सबका ख़ात्मा हो चुका। अब ये ख़ात्मा क्यों हुआ इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको समझ लेते हैं। ये जो धीरे धीरे भारत कंगाल होने लगा, भारत का इक़्तिसादी तौर पर ज़वाल होने लगा, उसमें से जो एक पॉइंट है वो है अंग्रेज़ों की महसूल पॉलिसी। आपको अगर पता हो तो अंग्रेज़ टैक्स लेते थे किसानों के पास से, और भारत में ज़्यादातर खेती प्रधान जो मुल्क है, खेती के ऊपर ही डिपेंड था। तो किसानों के पास से वो टैक्स वसूल करते थे, और जो अंग्रेज़ यूरोप से, जो ब्रिटिश से यहाँ पर आते थे, वो अलग अलग महसूल पॉलिसी बनाते थे और उन महसूल पॉलिसी को वो इन किसानों के ऊपर अप्लाई करते थे और उनसे टैक्स वसूल करते थे। तो उन्हीं महसूल पॉलिसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ब्रिटिश महसूल पॉलिसी और उसके असरात क्या हुए उस चीज़ को समझना है। गुजराती में से कहेंगे ब्रिटिश महसूल नीति। भारत के मुख्तलिफ़ ज़मीनों और खित्तों पर कब्ज़े मतलब सत्ता जमाने के लिए कंपनी ने महसूल वसूलने के लिए मुकामी हालात के मुताबिक कई ज़राए इख्तियार किए। मुल्क के मुख्तलिफ़ खित्तों में 3 किस्म के निज़ाम आयद किए, 3 टाइप की उन्होंने पद्धति बनाई थी। फर्स्ट है कायमी जमाबंदी, दूसरा है रैयतवारी निज़ाम और तीसरा है माहलवारी निज़ाम। ये 3 तरीके ऐसे थे जिसके ज़रिए अंग्रेज़ किसानों से टैक्स वसूल, महसूल वसूली करते थे। वन बाई हम इसको समझते हैं। फर्स्ट है कायम जमा बंदी। कायमी जमा बंदी, गुजराती में से कहेंगे कायमी जमा बंदी, सेम ही होगा। अब ये कायमी जमा बंदी लाने वाला कौन था? तो वो थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का महसूली निज़ाम कायमी जमा बंदी नाम से मशहूर हुआ। मतलब कॉर्नवालिस ने कायमी जमा बंदी का तरीका शुरू किया। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कायमी जमाबंदी तरीका दाखिल किया गया। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितने भी किसान हैं उनसे इस तरीके के ज़रिए महसूल वसूल किया जाएगा। अब इस तरीके की भी कुछ खुसूसियात थी, उसको समझिए। खुद की ज़मीन का मालिकी हक़ ज़मींदार को हासिल हुआ और ज़मीन की महसूल वसूल करने का हक़ सरकार के एजेंट के तौर पर अमल करने का था। मतलब ज़मींदार जो है वो महसूल वसूल करते हैं और सरकार, जो भी ब्रिटिश सरकार का जो भी आदमी होता वो एजेंट के तरीके पे काम करता। वो ज़मीन मालिक के पास आता और वहाँ से महसूल वसूल उनके पास से करता, एज अ एजेंट बन के वो ये काम अंजाम देता था।
ज़मींदार जो महसूल वसूल जमा करता उसके 11 में से 10 हिस्से उसे सरकार को देने पड़ते और एक हिस्सा वो सिर्फ खुद के लिए रखता। याद रखना है कि 11 हिस्से में से 10% तो वो 10 हिस्से तो वो सरकार को ही देता है, मतलब अंग्रेज़ सरकार को, और सिर्फ 1% वो अपने खुद के लिए मुआवजे के तौर पर रखता था। तीसरी खुसूसियत है कि ज़मींदार के ज़रिए सरकार को दिया हुआ महसूल कायमी और मुतय्यन था, तय किया गया था, मुकर्रर था। इस तरह ज़मींदार को इस हल्के में शामिल सभी ज़मीन का मालिक ज़ाहिर किया गया। इस तरह से जो भी इतने एरिया में जो एक ज़मींदार बड़ा जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करता उसको सभी ज़मीन के मालिक के तौर पर शुमार किया जाता और वो एक एजेंट के तौर पर उनके पास से महसूल वसूल करता था। अब इसका असर किसानों पर क्या पड़ा? किसानों पर इसका असर ये पड़ा कि इस तरीक़ेकार से ज़मींदार को शुरुआत में थोड़ा घसारा उठाना पड़ा। पहले बहुत ही मुश्किल हुई, लेकिन आगे क्या हुआ? कहत या कम बारिश के वक्त तयशुदा महसूली रकम देना ही पड़ती। तयशुदा मतलब मुकर्रर रकम, चाहे फिर ज़मीन पे खेती हुई हो, अनाज की पैदावार हुई हो, नहीं हुई हो, किसानों को उतनी रकम देना ही पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर महीने के 500 रुपये मुकर्रर है, तय है, तो उन्हें किसी भी तरह से उतने पैसे जमा करके देना ही पड़ते। जो ज़मींदार महसूल ना भर सकता उसकी ज़मीन नीलाम करके भी कंपनी की रकम वसूल कर लेती थी। जिन ज़मींदारों ने इब्तिदाई 15 साल का वक्फा गुजारा वही बाद में खूब मालामाल बने। मतलब जो ज़मींदार 15 साल तक के किसी भी तरह से टैक्स को दे देते थे, बाद में क्या हुआ, वो मालामाल बन गए। क्यों? क्योंकि मान लो अगर उनकी बहुत ज़्यादा खेती होती, उनका ज़्यादा कमाई होती, तो भी उन्हें सिर्फ 500 ही रुपये देना पड़ते थे। तो ये एक फ़ायदा उनको हुआ, जिससे 15 साल तक के जिसने इतनी मेहनत की वो आगे जाके सफल हुआ, मतलब मालामाल हो गया। इन ज़मींदारों की ज़मीन की इस्लाह या किसानों की बहबूदी में ज़रा भी दिलचस्पी ना थी। दूसरा नेगेटिव अगर हम पहलू देखें तो जो ब्रिटिश एजेंट थे या फिर जो ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्हें ज़मींदार में से किसानों की कोई भी तरह का लगाव नहीं था कि उनकी फलाह बहबूदी के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया था। किसी वक्त बंगाल मशरिक़ का अनाज का गोदाम कहलाता था। बंगाल जो मशरिक़ का अनाज का गोदाम कहलाता था वो बिल्कुल उजड़ कर रह गया। फाका कशी, अमराज और मौत का तनासुब भी बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादातर किसानों की हालत तो बेहाली हो चुकी थी, इसीलिए फाका कशी, मौत का तनासुब वगैरह बढ़ गया था। तो इस तरह थी ये कायमी जमाबंदी। नेक्स्ट है रैयतवारी निज़ाम, जिसको गुजराती में भी रैयतवारी पद्धति ही कहेंगे। थॉमसन मेंडो जैसे मुस्लिहीन ने वक्तन फ़ौक्तन रैयतवारी निज़ाम दाखिल किया। इसे मुंबई सूबे में दाखिल करने का सेहरा गवर्नर जनरल एल्फेंस को जाता है। किसे जाता है? गवर्नर जनरल, ये थॉमसन मेंडो है, और इसे मुंबई में दाखिल करने का सेहरा एल्फेंस के सर जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में मुंबई, आसाम, मद्रास सूबों के कई इलाकों में इस पद्धति को आयद किया गया और ज़मीन जोतने मतलब रैयत वाले को इस ज़मीन का मालिक बना दिया गया। याद रखना है कि जो ज़मीन जोतता था उसे इस ज़मीन का मालिक बना दिया गया था, और शर्त इतनी ही थी कि उसे ज़मीन का महसूल अदा करना पड़ेगा। यहाँ अंग्रेज़ों ने ग्रासदारों और किसानों को भी हुकूक दिए जो बराह रास्त सरकार को महसूल अदा करते। पहले वाली पद्धति में हमने देखा कि कोई एक एजेंट आता था और वो महसूल वसूल करके जाता था, लेकिन इस पद्धति में यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार और जो किसान है वो डायरेक्ट, किसी भी बीच में कोई एजेंट के ना होने के बावजूद वो डायरेक्ट ही सरकार को महसूल देते थे। इसकी भी 3 खुसूसियात थी। इससे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ असबाब थे जो किसानों को नुकसानदेह थे। पहला था ज़मीन का लाफ़हम महसूल। क्या था? ज़मीन का लाफ़हम महसूल, मतलब हद से ज़्यादा टैक्स। पहले वाली पद्धति में हमने देखा कि फ़िक्स था, इतनी ही अमाउंट उन्हें देना पड़ती थी जितनी फ़िक्स थी, लेकिन इस पद्धति में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाता, वो कोई तयशुदा रकम नहीं थी। ज़मीन महसूल में हुकूमत जैसा चाहे तब इजाफ़ा करने का हक़ रखती थी। इवन इसके अलावा अगर सरकार, अंग्रेज़ सरकार ये चाहती कि हमें महसूल और बढ़ाना है तो वो ईज़िली महसूल बढ़ा सकते थे। तीसरा ये था कि किसी भी हालत में, यानी कि पैदावार कम हो या फिर मुकम्मल बर्बाद क्यों ना हो गई हो, इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के मुताबिक किसानों को किसी भी तरह से टैक्स अदा करना ही था। तो बेचारे किसान अपने बीवी के बच्चों के जो ज़ेवरात है, घर के ज़ेवरात है, वो बेचकर किसी भी तरह से टैक्स को अदा करते थे। इसी तरह धीरे धीरे जो किसान थे उनकी हालत ख़राब होने लगी।
इस पद्धति के अनुसार। और हमने पता ही है कि अंग्रेज़ सरकार किसी भी तरह से भारतीयों का फ़ायदा तो चाहती ही नहीं थी, वो तो सिर्फ उनका इस्तेसाल करने के लिए ही भारत में आई थी और हुकूमत करने के लिए। तो ये थी दूसरी पद्धति, रैयतवारी निज़ाम। तीसरी है महालवारी निज़ाम, जिसको गुजराती में भी महालवारी पद्धति कहेंगे। ज़मींदारी निज़ाम की इस्लाह की गई शक्ल यानी कि महालवारी निज़ाम। इसमें यह होता था, इस तरीके कार के मुताबिक ज़मीन महसूल किसान या खेत नहीं बल्कि गांव या महाल के मुताबिक महसूल तय होता था। मतलब एक गांव या पूरा एक जितना भी क्राइटेरिया हो उसके मुताबिक उन लोग महसूल तय करते थे और फिर वो महसूल सरकार को जाके देते थे। ज़मींदारों या ज़मींदार होने का दावा करने वाले फ़र्द आला के साथ ये इंतज़ामिया किया जाता था। अंग्रेज़ों ने रिवायती ज़मीनी इंतज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ की। नतीजतन ये हुआ कि भारत के गांव का इस्तिक़लाल हुआ, खुद मुख्तियारी और तसलसल का ख़ात्मा होने की हालत पे आ गया। इन शॉर्ट इनकी जो पद्धति थी उसके ज़रिए भी भारत धीरे धीरे तरक्की की राह पे चला जाता था, वो धीरे धीरे पायमाल होने लगा। तो ब्रिटिश सरकार के कुछ 3 तरीके थे महसूल वसूल करने के। अगेन इसको देखना और समझना, ये 3 महसूल वसूल करने के उनके तरीके थे। लेकिन अगर इसका असर हम देखें तो किसानों की हालत ख़राब ही हुई, किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं आया, जिससे भारत में बेरोज़गारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी और भारत पर इसके नेगेटिव असर हुए। ओके, अगेन वीडियो के देखिए, समझिए। थैंक यू।